Hi students, yesterday we discussed some uses of Bohr theory. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि बोहर थ्योरी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी या जो इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें उसने पिक्चराइज करा था बोहर ने। कहता हाइड्रोजन क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसका मास m है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है E। कहता जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के राउंड, तो उसकी एनर्जी को उसने nth ऑर्बिट के लिए एक्सप्रेशन दिया था, किसके इक्वल आती है, En इज इक्वल टू माइनस आर एच इंटू 1/n स्केयर के इक्वल आती है। यहाँ पे n क्या होती है कि किस हमारे पास एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और आर एच यहाँ पे क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है। किसमें पुट करते हैं, एनर्जी एक्सप्रेशन nth ऑर्बिट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, En इज इक्वल टू -2 स्केयर m e⁴/n स्केयर h स्केयर के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम कांस्टेंट वैल्यूज को पुट करते हैं तो डिफरेंट सिस्टम के लिए हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी की nth ऑर्बिट के लिए वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे n की कोई भी पॉसिबल हमारे पास वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक आइंस, के बोहर ने बताया था हाइड्रोजन आइंस लाइक के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन था वो सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होता था, हाइड्रोजन एटम के ऊपर अप्लाई होता था। नेक्स्ट उसने बताया था जो हाइड्रोजन लाइक आइंस है, दैट मीन्स अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके हाइड्रोजन की तरह वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाए, जैसे हमने एग्जाम्पल करी थी हीलियम कैटाइन की और लिथियम 2 पॉजिटिव कैटाइन की, करती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके हाइड्रोजन की तरह क्या हो जाती है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाते हैं। तो इनके लिए nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ जाता है, -2 स्केयर m e⁴ इंटू जेड स्केयर बाई एन स्केयर एच स्केयर के इक्वल आ जाता है। यहाँ पे हम जब कांस्टेंट वैल्यूज को पुट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -1311.8 जेड स्केयर बाई एन स्केयर किलो जूल पर मोल के इक्वल आएगी। यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बोहर रेडियस, कि बोहर ने अपने मॉडल के अकॉर्डिंग क्या दिया था, nth ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए एक्सप्रेशन दिया था, जो किसके इक्वल होता है, n स्केयर एच स्केयर बाय 4 स्केयर m e स्केयर इंटू जेड के इक्वल होता है। यहाँ पे भी हम जब कांस्टेंट वैल्यूज को पुट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 0.529 n स्केयर एंगस्ट्रॉम के इक्वल आ जाता है। यहाँ पे हम n की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन, वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग। कहता है जैसे जैसे हम n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो रेडियस है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से दूरी पे जाता जाएगा। सिमिलरली उसने ऐसी रेडियस को nth ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन दिया हाइड्रोजन लाइक आइंस के लिए, वो किसके इक्वल होता है, 0.529/z इंटू एन स्केयर नैनोमीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट उसने बताया हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास हमेशा नेगेटिव वैल्यू में क्यों आता है। कहता जो हमारे पास नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करता है कि एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर वो क्या होती है, हमेशा लेस होती है कंपैरिजन टू एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट का क्या मतलब होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से इनफाइनाइट नंबर की दूरी पे पड़ा है। अगर इनफाइनाइट नंबर की दूरी पे पड़ा होगा दैट मीन्स उसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगी। अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगी तो वो क्या होगा, रेस्ट पे होगा, और रेस्ट पे कोई भी बॉडी होती है तो उसकी एनर्जी किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ से हमारे पास ई इन्फिनिटी किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। कहता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू न्यूक्लियस मूव करता है तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने आप ही वर्क करना स्टार्ट कर देता है और वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। कहता है जब वो एनर्जी को रिलीज करता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 से लेस होगी, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा नेगेटिव वैल्यू आती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को बोहर ने कैसे एक्सप्लेन करा था। उसके लिए उसने एक्सप्रेशन दिया था डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जाउल इंटू 1/ni स्केयर माइनस 1/n स्केयर एफ के इक्वल होती है। यहाँ पे हमने पढ़ा था अगर इसकी इस एक्सप्रेशन के में हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एन एफ की वैल्यू एन आई से क्या होती है, ग्रेटर होती है। दैट मीन्स हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी, हेंस उस केस में एनर्जी क्या
होती है, एब्जॉर्ब होती है। ऐसी एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हमारे पास इनिशियल एनर्जी लेवल है उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है एज कंपेरिजन टू फाइनल के। तो दैट मीन्स हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी और इसकी वैल्यू नेगेटिव में आई, दैट मीन्स एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। हैंस उस केस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि हर एक स्पेक्ट्रल लाइन है, चाहे एब्जॉर्प्शन की है चाहे एमिशन स्पेक्ट्रम की है, वो किसके साथ जुड़ी हुई है, किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन के साथ जुड़ी हुई है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ आज हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें गिवन दिया है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, कहता है बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए nth ऑर्बिट के लिए हमें गिवन दी हुई है। दैट इज वो किसके इक्वल आती है, En इज इक्वल टू -21.76 इंटू 10⁻⁻19/n² जूल पर एटम के इक्वल है। यहाँ से हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट। हमें लाइट की सबसे लॉन्गेस्ट वेव को कैलकुलेट करना है। कहता अगर हमें इलेक्ट्रॉन को कहाँ से रिमूव करना हो, फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन से इलेक्ट्रॉन को क्या करना हो, रिमूव करना हो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लाइक आयन, बिकॉज हीलियम पॉजिटिव क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन लाइक आयन है। और जो एक्सप्रेशन दिया है वो किसके लिए दिया है, हमें हाइड्रोजन एटम के लिए दिया है। तो हाइड्रोजन आयन के लिए हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन का हमारे पास एनर्जी एक्सप्रेशन है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, Z² के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हीलियम आयन के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, En इज इक्वल टू -21.76 इंटू 10⁻⁻19/n² इंटू Z² जूल पर एटम के इक्वल आ जाएगा। जैसे हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो हम यहाँ पे Z की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो वहाँ से हमारे पास एनर्जी है जो हीलियम आयन की थर्ड ऑर्बिट के लिए, बिकॉज हमें थर्ड ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास थर्ड ऑर्बिट के लिए एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगी, -21.76 इंटू 10⁻⁻19/3² इंटू 4 जूल के इक्वल आ जाएगी। कहता है नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है थर्ड ऑर्बिट से, तो कितनी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की लाइट उसके ऊपर फॉल करवानी पड़ेगी। कहता जो एनर्जी रिक्वायर्ड है थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए डेल्टा E, कितनी एनर्जी चाहिए जाएगी, किसके इक्वल होगी, E इनफाइनाइट माइनस E3, बिकॉज थर्ड ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट करना है इन्फिनिटी लेवल के कंपैरेटिवली। तो E इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0, और थर्ड ऑर्बिट के लिए हमें एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया है, तो उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल आ जाएगी। और डेल्टा E हमारे पास वेवलेंथ के साथ कैसे रिलेट करती है, डेल्टा E इज इक्वल टू hc/लैम्डा के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमें लैम्डा को फाइंड आउट करना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा में इसको एक्सप्रेशन को क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, तो किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू hc/डेल्टा E के इक्वल आ जाएगा। h यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और c यहाँ पे क्या है, लाइट की स्पीड है जो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स होती है, दैट इज 3 इंटू 10⁸। और डेल्टा E की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, उसको यहाँ पे पुट करेंगे, वहाँ से हम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे, कितनी आ जाएगी, 205.5 नैनोमीटर के इक्वल आ जाती है। सेकंड न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन दिया है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम। कहता एनर्जी है जो फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के केस में कितनी एसोसिएटेड है, कितनी है उसकी एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में, दैट इज 2.17 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम गिवन दी हुई है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएट विद द फिफ्थ ऑर्बिट। कहता हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमें एनर्जी गिवन दी है, हमें किसके लिए कैलकुलेट करनी है, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए कितनी एनर्जी है उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ऑल्सो सेकंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। बोहर के फिफ्थ ऑर्बिट के लिए हमें क्या करना है, रेडियस को फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन एटम के केस में। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एनर्जी। कहता है nth ऑर्बिट के लिए हमारे पास हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला क्या है, En इज इक्वल टू -2.17 इंटू 10⁻⁻18/n² पर एटम के इक्वल है। तो यहाँ इसे हम क्या करेंगे, एनर्जी कहता है फिफ्थ ऑर्बिट के लिए क्या आ जाएगी, n की वैल्यू को यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे, बिकॉज हमने फिफ्थ ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करनी है। तो n की वैल्यू को जब 5 पुट करेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, सॉल्व करके -8.68 इंटू 10⁻⁻20 जूल के इक्वल आ जाएगा।
नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है बोहर के 5th ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम के केस में। तो nth ऑर्बिट के लिए उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, Rn इज इक्वल टू 0.0529 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। 5th ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू को 5 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रेडियस है जो 5th ऑर्बिट का किसके इक्वल आ जाएगा, 13.225 एंगस्ट्रॉम के इक्वल आ जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मीटर की टर्म में कितना रेडियस आ गया, 13.225 इंटू 10⁻10 मीटर के इक्वल आ गया। नेक्स्ट थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल है, कहता है वेवलेंथ है जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की बाल्मर सीरीज में हमें गिवन दी हुई है, दैट इज 6561 एंगस्ट्रॉम गिवन दी हुई है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन। कहता जो बाल्मर सीरीज में दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। जैसे बाल्मर सीरीज में हमें नंबर ऑफ लाइन शो होती हैं विजिबल रीजन में, फर्स्ट लाइन की हमें वेवलेंथ गिवन दे दी है, हमें सेकंड लाइन की वेवलेंथ को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम क्या यूज़ करेंगे, रेडबर्ग इक्वेशन को यूज़ करेंगे। रेडबर्ग की इक्वेशन किसके इक्वल होती है, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के इक्वल होती है। तो सबसे हम पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन है जो बाल्मर सीरीज में उसके ऊपर रेडबर्ग इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। जैसे बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू फिक्स होती है दैट इज़ 2 और n2 की वैल्यू क्या होगी 3, उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू होती है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है 1/6561 इज इक्वल टू r यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट है और n1 की वैल्यू 2 फिक्स होती है। फर्स्ट लाइन के लिए हमें उसकी नेक्स्ट वैल्यू कितनी होगी 2 के 3, तो n2 की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, r इंटू 5/36 के इक्वल आ जाएगा। इसको हम क्या लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। ऐसी सेकंड लाइन है जो बाल्मर सीरीज में, उसके ऊपर जब रेडबर्ग इक्वेशन को अप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगी, उसके लिए हमारे पास n1 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी और n2 की वैल्यू नेक्स्ट क्या होगी, जैसे फर्स्ट सीरीज के लिए हमें क्या आई है n2 की वैल्यू 3 आई है, तो दैट मीन्स सेकंड सीरीज के लिए हमारे पास n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 के इक्वल आ जाएगी। रेडबर्ग इक्वेशन को यूज़ करेंगे 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1, n1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे n1 स्क्वायर माइनस n2 की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, r इंटू 3/16 के इक्वल आ जाएगा। इसको हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है सेकंड लाइन के लिए। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड इक्वेशन 1/2, जो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करके हमारे पास वेवलेंथ है जो सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन के लिए किसके इक्वल आ जाएगी, 4860 एंगस्ट्रॉम के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।